नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पर या उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था बायो-सावर्ट का नियम, और बायो-सावर्ट का नियम सबको याद होना चाहिए। अगर बायो-सावर्ट का नियम आपको याद नहीं है तो फिर इस टॉपिक को पढ़ने में आपको बहुत मुश्किल हो सकता है। तो बायो-सावर्ट का नियम सबको याद होना चाहिए। और बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये सबको याद है ना। अगर सबको ये बायो-सावर्ट लॉ याद है तो फिर आसानी से हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कुंडली के केंद्र पर। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सिर्फ कुंडली के केंद्र पर बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास यह धारावाही वृत्ताकार धारावाही, यानी कोई r त्रिज्या का वृत्त है, इसको क्या बोल दिया हमने? r त्रिज्या का वृत्त बोल दिया। और इसका कोई अल्पांश ले लिया हमने, मान लीजिए इसका अल्पांश ये लिया, और इसके अंदर इस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, यानी वामावर्त धारा का प्रवाह है। इसमें जो धारा का प्रवाह है वो कौन सा है? वामावर्त है। देखो, इनको समझने से पहले सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि आपका अटेंशन कितना है। अगर आपका अटेंशन अच्छा है तो ये टॉपिक को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपका अटेंशन अच्छा नहीं है तो ये चीजें आपको बिल्कुल बोरिंग लगेंगी और आपको समझ नहीं आएंगी। क्लियर? तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना अटेंशन अच्छा रखना है। वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार देखोगे, जब जाके आपको ये पूरा समझ आएगा। पहली बार में कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत टच होगा। तो कोशिश करो कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या क्या है? r है। इसे क्या मान लिया हमने? त्रिज्या कैपिटल R मान ली। इसका केंद्र O मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने यहाँ पर अल्पांश लिया जिसको हमने lm बोल दिया। क्या अल्पांश लिया? lm बोल दिया। अब मुझे बताओ, अगर इस अल्पांश पर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, वैसे तो ये परपेंडिकुलर ही है। अब एक बात बताओ, अगर धारा की दिशा ऐसे है, समझना मेरी बात, अगर धारा की दिशा वामावर्त है तो इसकी जो धारा की दिशा वामावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। अगर ऐसे होता तो कहाँ? अंदर की तरफ होता। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे जो क्षेत्र है, मतलब कि जो धारा है वो ये है। तो यहाँ पर अंगूठे को देखो, यहाँ पे अपने जो नियम पढ़ा था ना अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम, उनको समझना जरूरी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम पढ़ाया था मैंने कि अगर कोई धारावाही इस तरीके से है, यानी ये जो है, जो मेरी फिंगर्स है, अगर ये धारा को रिप्रेजेंट कर रही है, ये धारा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन रिप्रेजेंट करेगा? अंगूठा। अगर अंगूठा जो धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर जो अंगुलियां वो किसको करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र को। यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जैसे ही इस दिशा में होगी, कहने का मतलब है कि इसके बाहर की तरफ यहाँ पर क्या होगा? इसकी दिशा होगी, किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी। और अगर मैं अल्पांश यहाँ लूं तो भी बाहर है, अल्पांश यहाँ लूं तो भी बाहर है, अल्पांश यहाँ लूं तो बाहर, यानी सारे के सारे जो पूरी कुंडली है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, यानी बाहर की तरफ होगी। तो बाहर की तरफ ही होगी, कहने का मतलब है इससे बाहर की तरफ है तो वो बाहर की तरफ ही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो मेरा समझने का प्रयास करना। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो लिख देना, हम जानते हैं कि जो आपके इसका थ्योरेटिकल नोट्स है वो पीडीएफ में मिल जाएंगे, है ना। जिसको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और जिसको नहीं चाहिए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं पूरी चीजें नहीं लिखूंगा, यहाँ पे जो काम की चीजें वही लिखूंगा। तो यहाँ ध्यान रखना, हम जानते हैं कि बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है? B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सबको समझ आ गया होगा यहाँ पर, ये होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर हम इस केंद्र की बात करें तो जो ये r होता है, ये उस बिंदु की दूरी होती है उस धारावाही चालक से। जो धारावाही अल्पांश होता है उसकी दूरी होती है r। अब r किसके बराबर है? यहाँ पर कैपिटल R के बराबर है। तो लिख देना यहाँ पे चित्र अनुसार
कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो गया कैपिटल आर। और देखो यहाँ पे अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो अगर देखा जाए तो धारा ये है तो उसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल कितना होता है 90 होता है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यस और नो? अगर ये चीजें होती हैं तो लिख सकते हो। तो अब देखो क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl और sin थीटा की जगह sin 90 आ जाएगा अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, sin 90 की रद्द हो तो क्या हो जाएगा b नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl और sin 90 की क्या होती है 1 होती है अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र अब सबका निकालना है हमें, कहने का मतलब कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये छोटा सा जो अल्पांश हमारा हो गया था dl, क्या अल्पांश था ये dl, ऐसे पूरे को हम करें तो सारे dl को छोटे छोटे सबके dl को मिला दें तो पूरी कुंडली क्या आ जाएगा पूरी कुंडली का आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम I अपॉन r स्क्वायर और समेशन dl का मतलब होता है संपूर्ण कुंडली, है ना। यहाँ पे संपूर्ण लिख देना, इसका मतलब क्या होता है संपूर्ण कुंडली। ठीक है, कुंडली की लंबाई, और संपूर्ण कुंडली की लंबाई क्या होती है यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 पाई r, यानी एक वर्ग की परिधि तो बनती है और वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है। तो मेरे समझने का प्रयास करना है यहाँ पे। तो b इक्वल्स टू b केंद्र आ जाएगा, ठीक है, b केंद्र इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर और 2 पाई r। तो यहाँ से पाई कैंसिल, तो क्या जाता है म्यू नॉट i ऊपर बचता है और 2 से 2 गया 1 और ये कितना बचेगा 2, r से एक r चला गया तो म्यू नॉट i अपॉन 2 यहाँ से बचता है 4 पाई r बचता है यहाँ से। तो ये आ जाता है अपना केंद्र पर, यानी जो केंद्र पर है वो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये होगा। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया, आपका समझ आ गया। मैं पहले बता दूंगा आपको, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी हमें बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अल्पांश से पूरी कुंडली बन रही है, इस अल्पांश से निकाला तो यहाँ पर हमें सिर्फ बायो-सावर्ट का नियम यूज करना है। इसमें r इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाएगा, आपको पता है डिस्टेंस है, और बाकी थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाएगा, क्योंकि अगर धारा ऐसे बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है। इसका मतलब धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री होगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो 2 पाई r, अब इसके वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, तो हमने वो रखा और आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये और पूछ सकता है ये कि b और r में ग्राफ, ठीक है। तो हमने अगर b में r में ग्राफ बात करें तो अपना b और r का जो ग्राफ है क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है b प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। तो 1 अपॉन r का जो हमेशा फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है। तो ये तो हो गया अपना r और ये हो गया अपना b। और अगर इसको अपन 1 अपॉन r लिखें यहाँ पर तो इसको इस डायग्राम को अपन ये भी बना सकते हैं कि ये तो अपना हो गया b और ये हो गया अपना r, यानी ये तो b हो गया और ये क्या हो गया अपना r हो गया। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन r करते ये हो जाएगा, ये तो इसको बोल देंगे b प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 1 अपॉन r रखा तो इसका ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपकी बुक है उसमें दोनों ग्राफ्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब होता है ये तो एक के लिए था, यानी इसमें तो एक ही चक्कर था, यानी अब इसमें जो पूरे चक्कर हैं यानी जो कुंडली में फेरे हैं वो n हो तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले के अंदर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर मैं उसको यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख देना आप यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ये चीज तो आप क्लियर हो गई। तो
क्या हो जाएगा n, यदि मैं लिख देता हूं, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हो तो कैपिटल N फेरे हो तो क्या हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। ठीक है, यानी n से मल्टीप्लाई कर देना है बस। अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किसके लिए आ जाएगा, n फेरों के लिए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो हमारा था केंद्र पर। अब हम किस पे बात करेंगे, अक्ष पर बात करेंगे, यानी कुंडली के केंद्र पर नहीं, कुंडली के अक्ष पर क्या होगा। समझ आ गया ना। ये तो इसको तो हम करते हैं इरेज और हम लिखते हैं अपना जो अक्ष वाला है उसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो अक्ष के लिए वक्त क्या आएगा वो देखते हैं। कुंडली के अक्ष पर। अब देखो हम किसकी बात करेंगे, कुंडली के अक्ष पर बात करेंगे। अब मान लीजिए हमारी ये कोई कुंडली है, ये कुंडली है। ठीक है, अब इस कुंडली में यहां से मान लीजिए धारा का प्रवाह हो रहा है, इस तरीके से इसमें धारा का प्रवाह है। ठीक है, अब हम इसके, ये तो इसका केंद्र होता है। अब केंद्र पर अक्ष की बात करें तो ये इसका अक्ष हो गया। यहाँ अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, यानी इस कुंडली के अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है। ध्यान रखना ये जो कुंडली है वो इस तरीके से है। मैं इसको समझाने का प्रयास करूं तो अपन इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये तो वृत्ताकार तो है लेकिन इसको अपन इस तरीके से दिखाएंगे, यानी अपन इसको पूरा ये 3D एक तरह से इसको हम 3D दिखाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें आ रहा है, इसमें से यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ वापस आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे और इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से रखो यहाँ पर, ताकि अपने को और भी यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ इसके, ये इसका केंद्र हो गया और इसके केंद्र से ये कोई बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है, बिंदु P स्थित है। अब यहाँ पर हम दो अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश तो ये हो गया अपना lm, एक अल्पांश हमारा ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं हमने l डैश m डैश। ठीक है, इस अल्पांश का ये केंद्र O हो गया और ये अपना O है और ये O डैश है और इसका केंद्र जो हो जाएगा वो O डबल डैश हो जाएगा। समझ आ गया। ठीक है, अब मेरी बात समझने का ध्यान करना, समझने का प्रयास करना कि कोई वृत्ताकार कुंडली है, यानी मान लीजिए आपकी ये कोई वृत्ताकार कुंडली है, ये आपको दिख रही है, ये वृत्ताकार कुंडली है। इस वृत्ताकार कुंडली में धारा का प्रवाह ऐसे है और अब इसका ये तो सेंटर होगा, तो अक्ष इसका यही तो होगा। अगर मैं बात करूं तो जो ये आपको मार्कर दिख रहा है ये क्या होगा, इसका अक्ष हो गया। अब इस बिंदु पर हमें पता करना है, ये कुंडली है, ये कुंडली है, इस बिंदु पर हमें पता करना है। तो हमने एक अल्पांश तो यहाँ लिया है, एक अल्पांश नीचे लिया है और उस अल्पांश को ये जैसे बिंदु है तो यहाँ से उस बिंदु पर, यहाँ से इस बिंदु पर ले रहे हैं। समझ गए, ये कुंडली ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, तो हमने उसका डायग्राम यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से बनाया है। अब ये जो अल्पांश है यहाँ से हम पता करें तो यहाँ से जो दूरी है, मतलब यहाँ इस पॉइंट पर, तो ये इसकी r दूरी हो गई और केंद्र O से जो इसकी दूरी है वो क्या हो जाती है, कैपिटल R है और यहाँ से कितनी दूरी पर स्थित है, ये x दूरी पर स्थित है। यानी इस P बिंदु की जो दूरी है वो क्या है, यहाँ से x दूरी है और यहाँ इसकी दूरी क्या है, r है। सिमिलरली इस अल्पांश से भी जो दूरी होगी इसकी वो सेम होगी, यानी ये भी क्या होगी, स्मॉल r होगी और यहाँ से जो है वो तो आपको पता ही कैपिटल R होगी। यानी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसकी जो वृत्ताकार कुंडली है इसकी त्रिज्या पे क्या होगी, r होगी। अब इस बिंदु के कारण और इस बिंदु के कारण, अब इस अल्पांश के कारण और इस अल्पांश की जो लेंथ है वो dl है। ठीक है, क्या है, dl है, मतलब अल्पांश लेंथ जो है वो dl। अब इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मेरी बात समझो, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा अगर धारा इधर जा रही है तो उसके 90 पर होगा, यानी अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा b डैश। अगर मैं इसकी वजह से निकालूं तो यहाँ से बनेगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा b डबल डैश। क्लियर हो गया, यानी इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ये होगी, इसको बोल दिया हमने q, इसको बोल दिया हमने q डैश। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, समझना मेरी बात। इस अल्पांश की वजह से इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा और इस बिंदु पर इस दिशा में ये होगा। सर ऐसे कैसे हो गया भाई, ये 90 है, जैसे मैं आपसे कहूं ये है, समझ रहे हो आप। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ,
अब ये हमारे पास क्षेत्र है, इसकी वजह से इस बिंदु पर ये इस तरीके से आ रहा है ना, तो यही तो है, इसको थोड़ा घुमा दिया हमने तो इस तरीके से बन गया, तो ये क्षेत्र हो गया इसका इस अल्पांश की वजह से, तो ये एंगल क्या हो रहा है इसमें 90 हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम इससे खींचेंगे तो वो 90 से बनेगा, यानी ये क्या बनेगा 90 बनेगा, ये भी क्या बनेगा 90, जो ये होगा वो कि वो यही होगा, लेकिन बस फर्क इतना है कि दोनों की दिशा जो होगी वो अलग अलग होगी, इसकी PQ है, इसकी PQ डैश है, समझ आ गया। यहाँ पर P है, B डैश है, तो यहाँ पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा B डैश होगा, यानी दोनों में चुंबकीय क्षेत्र तो समान होगा लेकिन दिशा अलग अलग होगी। यहाँ पे PQ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी PQ डैश हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दिशा है तो अब हम इन दोनों को एक मतलब इसके दो घटक बनेंगे, कितने घटक बनेंगे, दो घटक बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से अगर अल्फा एंगल है तो यहाँ पे ये जो B है, अब मान लीजिए अभी छोटे सल्पांश की वजह से जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो dB डैश है, और यहाँ पे छोटे सल्पांश क्योंकि हम छोटे से लेंथ क्या है यहाँ पर जो यहाँ पर लेंथ है वो क्या है dl है। अब dl लेंथ है तो चुंबकीय क्षेत्र में dB होगा ना भाई, पूरी लेंथ होगी l तो वहां पे b हो जाएगा, अगर छोटी लेंथ है तो वहां पे क्या हो जाएगा dB हो जाएगा, समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस तरीके से अल्पांश लिए तो अल्पांश हमने इसका भी ले लिया, अब इसका अल्फा तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो dB के साथ अल्फा है तो क्या हो जाएगा dB cos अल्फा, और यहाँ जब अल्फा तो क्या जाएगा sin थीटा, इस पे क्या जाएगा dB sin अल्फा, और यहाँ क्या जाएगा dB डैश, अब dB डैश है, dB डैश है तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी क्या है अल्फा है, तो ये भी हो जाएगा dB cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा dB sin अल्फा डैश, दोनों डैश। कोई दिक्कत तो नहीं आई। डायग्राम समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर आपको डायग्राम समझ आ जाएगा तो फिर ये सब कुछ समझ आ जाएगा, डायग्राम समझ नहीं आया तो फिर नहीं आएगा। मैं पहले फिर बता दूं एक बार, एक हमारी वृत्ताकार कुंडली है, दो अल्पांश लिए, एक ये ले लिया, एक ये धारावाही अल्पांश है जिसका dl है, इसकी वजह से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB डैश है, इसकी वजह से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB डैश है, दोनों की दिशा अलग अलग है लेकिन परिमाण में दोनों समान है, क्योंकि यहाँ पर भी अल्पांश समान है, यहाँ अल्पांश समान, जितनी दूरी ये ट्रेवल कर रहा है उतनी दूरी इसको तय करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर अब इन दोनों के दो घटक बनेंगे, एक घटक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, इसका भी इसका एक ये बन गया, इसका एक ये बन गया। अब अगर हम इस पर कैलकुलेट करें तो यहाँ दोनों घटक इक्वल हैं और यहाँ दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये नहीं होगा। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, हम जानते हैं कि बायो सावर्ट नियम क्या होता है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, अगर ये चीज याद रहेगी ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। अब यहाँ देखो जो थीटा है, अब I और dl की बात करें तो I है जो इसमें वो तो ये इस दिशा में है, यानी I का फ्लो तो ये हो रहा है और dl ये है, और I dl दोनों जो है मतलब जो dl होगा, कहने का मतलब जो dl होगा जो r है यहाँ पर, यानी अब मेरी बात समझना कि यहाँ पर जो लेंथ है dl और जो r है, अगर हम इसको बात करें तो ये इस तरीके से, जैसे ये कुंडली है ये है, अब इसमें जो लेंथ है वो तो ये है और कुंडली ये है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा 90, तो लिख देना यहाँ पर dl व r के मध्य 90 कोण है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, का कोण है तो क्या हो जाएगा dB इक्वल्स टू, दिख तो है ना सबको, यहाँ sin 90 जी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाय और I dl अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब हमारी इक्वेशन ये आ जाती है फर्स्ट, ठीक है। हम बात यही खत्म नहीं होती है, अब बात शुरू होती है, ये तो एक की वजह से आ गई, ठीक है, एक की वजह से आ गई, यानी अब हम बात करें यदि LM अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है dB डैश इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर।
और दिशा क्या है, P से Q दिशा है। ठीक है भाई। और अब L डैश M डैश के कारण वही जो पूरी लेंथ लिखनी, जो ऊपर लिखी है वो की वही लिखनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dB डैश इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल r स्क्वायर, लेकिन दिशा क्या है यहाँ पर, P से Q डैश दिशा है, यानी दिशा दोनों के अलग है। और जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 दे दो, 2 दे दो और इसको 3 दे दो। समीकरण 2/3 से क्या हो जाएगा, dB डैश परिमाण इक्वल्स टू dB डैश, यानी दोनों का जो परिमाण है वो क्या है, सेम है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, पर दिशा अलग है। ये तो LM अल्पांश कारण है, ये L डैश M डैश अल्पांश के कारण है। समझ आ गया, ये समझ तो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब हम आगे बात करें यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। अगर मैं B की बात करूं तो जितने छोटे जितने भी अल्पांश है, अगर सारे अल्पांश को मैं जोड़ दूं भाई, छोटे जितने भी अल्पांश हैं, अगर उन सारे अल्पांश को मैं जोड़ दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संपूर्ण के कारण आ जाएगा। लेकिन एक चीज और क्लियर करना है यहाँ पे, अब संपूर्ण जो निकलेगा वो इस पर निकलेगा, यानी इसका जो एक घटक है वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला पॉइंट तो यह है कि dB डैश cos अल्फा dB डैश cos अल्फा दोनों एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। और दूसरा यह है dB sin अल्फा दोनों एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू समेशन dB sin अल्फा। क्या जाएगा अपने क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 क्या आ गई आपकी, कि जो भी है इक्वेशन नंबर 4 में वापस लिख रहा हूं, तो क्या जाएगा, B इक्वल्स टू समेशन dB मोड और sin अल्फा। ठीक है, अब हम अगर इसकी वैल्यू रखें समेशन dB की, तो समेशन जो dB होगा वो किसके लिए हो जाएगा, समेशन डी पहले dB के रखो, समेशन dB की वैल्यू क्या होती है, ये रही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल r स्क्वायर। ठीक है, और क्या जाएगा, sin अल्फा। ठीक है, अब समेशन जो होगा वो dl के लिए होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखो, i रखो अपॉन r स्क्वायर और समेशन dl है ना, और यहाँ पर जाएगा sin अल्फा। अब अगर मैं sin अल्फा निकालूं, अगर बताओ ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। हमारे जो ट्रायंगल रूल होते हैं, यानी त्रिभुज के नियम है, उससे निकालने का, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। यहाँ से अल्फा निकालूं मैं sin अल्फा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब कि लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, और sin में क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
लंब क्या है यहाँ पर आर और कर्ण क्या है स्मॉल आर। तो हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि साइन अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। लिख देना त्रिभुज कौन सा हो गया पी ओ ओ डैश, पी ओ ओ डैश, इससे निकाला आपने है ना। लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब क्या है वहां पे कैपिटल आर और कर्ण क्या है स्मॉल आर। तो यहाँ से और समेशन जो डीएल होता है ये पूरा वृत्त होगा और वृत्त को क्या बोल देंगे 2 पाई आर। कोई दिक्कत तो नहीं है, रखो दोनों वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पे तो डी बी इक्वल्स टू क्या जाएगा, स्पेस है ना अपने पास तो हम इसका यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या जाएगा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब डीएल की वैल्यू रखो पहले तो 2 पाई आर और फिर साइन अल्फा भी रखो आर अपॉन आर। अब देखो मेरी बात सुनो, से पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और तो कुछ 2 से 1 से ये 2 टाइम चला जाएगा तो क्या बचेगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ऊपर तो म्यू नॉट आई ये चला गया और आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 बचेगा 2 और आर क्यूब, ये बचता है आपका dB इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम फुल की बात करें तो यहाँ b आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया b आ गया, यानी अब जो हमारा ये है और दिशा क्या हो गई इसकी, मतलब सेम दिशा है दोनों की इस दिशा में, मतलब कि अगर हम बात करें से o से p दिशा हो गई, क्या दिशा हो गई o से p। अब यहाँ पे जो दिशा है वो क्या है o से p है। अब यहाँ पे चाहो तो अब यहाँ पे x की टर्म्स में ला सकते हो इसको, अगर आप इसको x की टर्म्स में लाना चाहें तो x की टर्म्स में क्या होगी बता दो आप मुझे फटाफट। अब तो आपके पास सामने आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप x के टर्म्स में ला सकते हो इसको। x के टर्म में लाना चाहें तो r की वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को। देखो r ये रही r, अब r क्यूब है तो यहाँ पे देखो r क्यूब निकाले अपन तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ना अपन तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है, मैं यहाँ लिख दूं, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मेरे को, ये हटा देता हूँ है ना, यहाँ कर देते हैं तो लिखना यहाँ पे तो अब आर स्क्वायर क्या होता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहां देखो है ना। अब यहाँ पर अगर हम आर की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यानी रूट हो गया। अब यहाँ पे मुझे आर क्यूब निकालना है तो आर क्यूब इधर भी क्यूब कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2। सर ये कैसे किया भाई, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर अब यहाँ पे निकालना है अपने को और अपना ये जो है देखो ये और ये बन रहा है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किया और आर का निकाला तो रूट, और रूट को लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पे आर क्यूब इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 आ गया। अब इसको हम सीधा रख सकते हैं, ये जो हमारी समीकरण कौन सी है 4 के बाद 5, तो यहाँ लिख देना समीकरण 5 से अब समीकरण 5 से समीकरण जो 5 आएगी आपकी वो क्या जाएगी, तो आर की वैल्यू रखो तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब की वैल्यू रख दो, आर क्यूब की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये आ गया भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास है। एक ये भी याद रखना भाई, यहाँ पे ये वाला है ना, ये वाला था जो ये वाला भी याद रखना, और चाहो तो इसको एक टर्म्स अगर आप यहाँ पे 4 पाई लिखो ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको एक चीज और है, इसको अपन ऐसा करना, आंसर वही है मतलब यहाँ पे इसको कट मत करना, तो अगर अपन इसको 4 पाई लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये भी एक ही बात है भाई, 4 2 से 2 गया तो 2 यहाँ पे कैंसिल आउट किया था ना, ये रहा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ये आपके अनुसार ये क्यों लिखा आपने, ये आपके आगे स्टेप में काम आने वाला है। ठीक है, तो ये अपन ने लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया फाइनल, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे अपन, अगर r 0 हो तो क्या होगा, x 0 होगा तो क्या होगा, वो कंडीशन लगा के निकाल देंगे। समझ आ गया आपको। मैंने कहा कि बिंदु P पर वृत्ताकार कुंडली के कारण और बिंदु P अक्ष पर है, किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर बिंदु
अक्ष पर बिंदु P स्थित है, जहां क्या कैलकुलेट करना है, चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, आपको एक बिंदु P मानना पड़ेगा, जो आपका कुंडली है उसकी त्रिज्या r है और उसके केंद्र से उसकी दूरी x है, और वहां पे फिर जहां दो अल्पांश लेना है, एक ऊपर लेना है एक नीचे लेना, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग आएगी, बाकी सबका सेम है। तो यहाँ पर उस तरीके से अपन डायग्राम समझ लेना, इसमें जो बायो सावर्ट के नियम अप्लाई कर देना, दोनों दिशा एक जो होती है, दोनों का परिमाण समान होता है, वो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ये जुड़ जाती है, ये चीज मैंने इसमें लिखी है, और बाकी फिर उसे करने के बाद आप वहां चले जाना और लास्ट में वैल्यूज पुट करके आपको ये निकाल देना है। ठीक है, दिख तो रहा है ना सबको, कुछ ऐसा तो नहीं है जो कटा हुआ है, मेरे हिसाब से सारे कंप्लीट है, और अगर किसी कुछ रह गया हो तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन लगाते हैं, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। अब सारा हटा देना है अपने को, ज्यादा कुछ नहीं रखना है, दो चीज रखनी है, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और एक जो आपने लास्ट में लिखा हुआ है ये याद रखना है, बाकी सब कोई जरूरत नहीं है, वो ये दो चीजें रखनी है अपने को, एक तो ये रखना है, ठीक है, और एक ये रखना है, डायग्राम रखना है। अब आपकी पहली स्थिति है, मैं यहाँ पे बात करूं स्थिति पहले की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्थिति फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं क्या, केस फर्स्ट, अब सही है, ठीक है, केस फर्स्ट है, यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर स्थित हो, तो अब केंद्र पर स्थित हो तो क्या होगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर केंद्र पर स्थित है तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसी समीकरण से देखो, b इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और ये 0 होते ही चला गया, तो ये बचेगा, और यही मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था, अगर यहाँ से देखें तो यही तो बचता है ना अपना 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, और इसकी वैल्यू 3/2, ठीक है, ये आपको बच गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से तो 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, r क्यूब बचेगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी 2 से 2 गया, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाता है, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो क्या बचता है, म्यू नॉट I अपॉन 2r, और लास्ट में सबसे पहले हमने इसी लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था उसका यही आंसर था क्या, कहने का मतलब समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और है, ये तो एक फेरा है, अगर n फेरे हो तो n से गुणा कर देंगे, अगर यहाँ पे n फेरे हो तो इसका एक और बन जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ये भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर n हो तो यहाँ n कर देना, और यहाँ पे क्या कर देना, n कर देना, n होते ही यहाँ पे n फेरों के लिए हो गया, ये तो n फेरों के लिए हो गया, और एक फेरे के लिए यहाँ लिख देना, ये क्या है, n फेरों के लिए है, n फेरों के लिए, समझ तो आ गया ना, दिक्कत आ गई, दिक्कत क्लियर हो गई आपकी, तो n फेरों के लिए निकालेंगे। अब मान लीजिए ये तो केस फर्स्ट था अपना जो अपन निकाल रहे थे, अब हम बात करें, ये मिटा दो, मैं ये पहले पढ़ चुके हैं, वैसे भी कोई जरूरत नहीं है वैसे, है ना। अब हम केस सेकंड के लिए बात करें, देखो ध्यान से, अगला है अपना केस सेकंड। केस सेकंड है, यदि जो r है भाई, जो अपना यहाँ पे कैपिटल R है और स्मॉल x है, अगर जो स्मॉल x है वो बहुत बड़ा है किससे, कैपिटल R से, कैपिटल R बहुत छोटा हो जाता है, स्मॉल x बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, तो इसी स्थिति में अब यहाँ पे लगाओ, जो अपना जो अगर ये कंडीशन होगी तो r बराबर क्या होगा, अप्रोक्स 0, और r अगर अपन 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे b इक्वल्स टू म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 और x स्क्वायर 3/2, अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, याद है। तो हमारी जो भी कंडीशन आपको दिख रही है सामने, वो सारी की सारी सिचुएशन को हम कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन सी चीज पॉसिबल है, कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है। अब वो केस थर्ड भी हो सकता है, केस थर्ड क्या हो सकता है, देखो मैं सारे केस कर रहा हूँ आपके,
केस थर्ड क्या हो सकता है? केस थर्ड ये हो सकता है कि अगर जो हमारा r है वो r/2 हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो गया, r/2 रख दोगे, r/2 रख के सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि मान लीजिए जो x है, ये तो है ठीक है, अगर x है आपका r/2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? ये केस 4 हो सकता है आपका कि भाई जो ये x की दूरी है वो इस वृत्ताकार त्रिज्या के आधी हो तो क्या होगा? तो यहां से निकाल सकते हो। अब ये चीज तो अपने को निकाली है x r/2, तो ये निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो b क्या है, म्यू नॉट ni r² अपॉन 2 r² और प्लस r/2 का होल स्क्वायर और सबका 3/2। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो तो कैसे करोगे? b म्यू नॉट ni r², यहाँ पे देखो दोनों को क्या हो जाएगा 2 और r²/1 प्लस r² अपॉन 4 और पावर क्या चल रहा है? 3/2 चल रहा है। अब यहाँ से अगर अपन इसको निकालने की कोशिश करें तो b म्यू नॉट ni r² अपॉन, देखो यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 1 करें तो 4r² प्लस r² पावर 3/2 और 2 पहले से चल रहा है, ऊपर वाला छूट गया। म्यू नॉट ni r², ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 5r² और इसको भी 2 का स्क्वायर कर दें 3/2। अब 2 से ये कैंसिल दोनों तो क्या जाएगा? म्यू नॉट ni r² अपॉन, देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो है 5r³ अपॉन 2 का क्यूब है ना। और अब इसको आगे सॉल्व करें, देखो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट ni r² अपॉन 10 और r³ और अपॉन क्या हो जाता है 2 का क्यूब, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 2 × 2 × 4, 4 × 2 8 यानी 8, ठीक है। अब r² से r कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? b म्यू नॉट ni अपॉन, इसको सॉल्व कर लो तो 1 पॉइंट क्या बचेगा? सॉल्व करो ना, तो 1.2 का अराउंड आएगा ये 1.2 और r। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो केसेस है उनके बिहाफ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सर हमारे किस तरीके से आंसर आएंगे और क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और वहां से आपको सॉल्व भी हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमारे ये केसेस थे 2-3 जिनको हमने किया। अब इसके साथ में एक डायग्राम और बन जाता है इसका कि सर ये एक कुंडली थी, इसके इस बिंदु पर अगर ये बिंदु इधर भी हो तो इसका जो वो है वो क्या बनेगा, मतलब किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ बनाने के लिए मैं बता दूं कि हमारी ये तो x है और ये x डैश है, भाई x तो पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव होता है। अब यहाँ से अगर हम चले तो त्रिभुज देखो ये क्षेत्रफल धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र गिरता जाएगा और ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे धीरे धीरे गिरता चला जाएगा और ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब इधर तो बनेगा प्लस में और इधर बन जाएगा माइनस में। यहाँ तो हो जाएगा आपको निकाल लेना प्लस माइनस, ठीक है। और ये क्या होगा? इसका केंद्र हो गया, यानी केंद्र पे तो होगा अधिकतम और बाकी यहाँ गिरेगा और यहाँ गिरेगा। तो केंद्र पे तो होता है अधिकतम और दोनों साइड कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या था कि वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। हमने ये सेकंड पॉइंट पार्ट में इसका जो था वो हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं कि केंद्र पर होगा तो क्या होगा और अक्ष पर होगा तो क्या होगा। इसमें एक रिलेशन भी है, वो बहुत बार पूछा भी जाता है। x = r/2 में तो क्या आया था अपना बोरा, ये तो क्या था x = r/2 पर, और अपना एक 0 पर हो जाता है, एक 0 पर आता है। उसका अपन ने पढ़ चुके हैं, अपन पहले ही पढ़ लिया कि b केंद्र पर कहाँ आता है। तो केंद्र पर क्या आता है? म्यू नॉट I/2r है ना, और n तो दोनों में है ni/2r। अब इन दोनों में रिलेशन भी पूछा गया है, तो इन दोनों में रिलेशन निकाल दोगे भाई, जो इसमें सिचुएशन है उसके साथ में रख दो और यहाँ पे रिलेशन निकाल देना। निकाल दोगे रिलेशन, यहाँ से जो रिलेशन है
मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा 8/5 8/5 केंद्र B केंद्र इक्वल्स टू B R/2, ये रिलेशन है। ठीक है, इस रिलेशन को कई बार पूछा गया है, मैंने इसलिए इसको देख के लिखा है, डायरेक्ट है। अब आप ये खुद सेल्फ कैलकुलेट करना है, और अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना यहां से, या आपको सेल्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि इसके आधारित, मतलब जो अपन ने ये पढ़ा है प्रिंसिपल, इस पर आधारित कौन कौन से और जो टॉपिक है वो आएंगे, उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक और है, मैं उसको लिख देता हूँ फटाफट। ध्यान रखना, जो मैंने लास्ट में लिखवाया था ना, ये अपन छोड़ा था कि सर अपन ये क्या करेंगे, इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। वो जो टॉपिक है आपका वो है छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय, छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना। ठीक है, कि इसकी तुलना कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लिखना है। ये क्या है हमारा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I 2πr² अपॉन 4π r क्यूब रख दो यार, r² प्लस x² का 1/2 यानी 3/2, ठीक है ना, 3/2। ठीक है, उसी क्वेश्चन से रख दिया। अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि πr² अगर कैपिटल A हो, यानी वहां पे अल्पांश हो, अल्पांश क्षेत्रफल हो, और कहता है कि जो r है वो बहुत छोटा हो किससे, x से, तो यहां से क्या हो जाएगा r अप्रोक्स 0, तो क्या होगा, तो ये एक छोटा सा अल्पांश बन जाएगा, यानी छोटे धारावाही लूप, छोटा धारावाही बन जाएगा, यानी r का मान लगभग क्या मान लिया 0, क्योंकि x दूर है। तो यहाँ पे दो ध्रुव, एक प्लस हो गया, दूसरी तरफ क्या बनेगा माइनस। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये हमारी धारावाही कुंडली है, ये धारावाही कुंडली है, इसके इस बिंदु पर तो -x है और इस बिंदु पर क्या है +x, और द्विध्रुव कंडीशन क्या होती है कि एक तरफ तो प्लस होना चाहिए और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए माइनस। ये कंडीशन किसकी होती है, द्विध्रुव की होती है। अगर एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है तो वो किसकी कंडीशन बन गई, द्विध्रुव की कंडीशन बन गई। अब उस द्विध्रुव कंडीशन को निकालने के लिए हमने ये दो चीजें रखी, क्योंकि ये छोटा अल्पांश है, मैंने पहले कहा है कि छोटा धारावाही का मतलब बहुत छोटा है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो लगभग नगण्य होगी इस x के कंपैरिजन में, यानी इस x के मान में वो त्रिज्या क्या हो जाएगी, नगण्य मान जाएगी। तो हम यहाँ पे r का मान लेंगे 0, तो हम समीकरण क्या बन जाएगी, देख लो यहाँ पर फटाफट, ये आंसर है B इक्वल्स टू म्यू नॉट I 2πr² अपॉन, अब πr² क्या बोल देंगे, कैपिटल A बोल देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4π, और r 0 हो गया तो x² और 3/2, अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट I 2a अपॉन 4πx³। ठीक है ना। अब यहाँ से एक बात और है, अगर फेरे n हो तो म्यू नॉट ni 2a अपॉन 4πx³, इसलिए मैंने ये लिखा था, ये आपका लास्ट में। ठीक है, ये क्या आ गया आपका जो छोटा धारावाही है उसकी लूप तुलना। अब जो ये NIA है ना, NIA है, इसकी एक बात और समझना, इस NIA को हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल M बोल सकते हैं। ये कैपिटल M चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे आप, इसको बोलते हैं, जो भी हमारा जो कैपिटल M होता है इसको बोला जाता है धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोला जाता है इसको, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण होता है जिसकी वजह होती है NIA। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, B इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 म्यू नॉट NIA कैपिटल M अपॉन 4πx³। ये भी हो जाता है हमारा जो आघूर्ण है।
लूप आघूर्ण है उसमें भी हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू रखें यहाँ पर। जो चुंबकीय आघूर्ण है यानी उसको बिजली ध्रुव से तुलना कर जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी भी हम यहाँ पे मान पुट कर ये न्यूमेरिकल में काम आता है ना, तो वहां से इसको भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो। मैं कह रहा हूँ कि 101% आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दूसरी वीडियो बनाने का इस पे प्रयास करूंगा कि जहां से आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड